स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि हम सीटेट के पेपर सेकंड में साइंस की क्लास कंटिन्यू आपका पीवाईक्यू करा रहे हैं। पीवाईक्यू के साथ साथ चारों ऑप्शन को सॉल्व करा रहे हैं और चारों ऑप्शन में और जो एडिशनल चीज़ें हैं उनको भी हम क्लियर करा रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें कि 10 से 15 क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं, इनमें से अगर चारों ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर ले तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपको डेली कराए जाते हैं, जो कि पीवाईक्यू होते हैं। उनके साथ साथ संभावित क्वेश्चन भी होते हैं। तो ये क्लास नंबर आपकी 9 है। इससे पहले 8 क्लास हो चुकी हैं। पिछली क्लास में वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ा बहुत, उसको आप लोग वॉल्यूम बढ़ा के देख लीजिएगा। बाकी इसमें आपको क्लियर वॉइस मिल रही होगी। साइंस जो है वो एनसीईआरटी बेस है, जो कि आपके सीटेट में पूछा भी जाता है। पीवाईक्यू और कॉन्सेप्ट बेस है। तो ये चीज़ें आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। और अगर हम बात करें, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर किया करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करवाएं। तो हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आज का पहला क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 एक अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हमारे मतलब कह सकते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों या हमारे क्षेत्रों से ही रिलेटेड है, जिनको हम लोग जानते हैं। ऐसा हम लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं, हमारे क्षेत्रों में घटनाएं घट जाती हैं ऐसी। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से वापस लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे दे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ चमक जाती हैं, पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः क्या हो सकता है, यही पूछ रहा है। तो घोल की बात कर रहा है। कह रहा ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है क्या सांद्र HCl है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है सांद्र HCl या फिर सांद्र HNO3 है, या फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर सी सांद्र HNO3 है। ऑप्शन नंबर डी तन HCl है। इनमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यानी कि ये कौन से बिलियन में क्या है कि ये घोल है जिसका ये डालने के बाद क्या हो रहा है कि चूड़ियों का वजन कम पड़ जा रहा है। तो अगर हम बात करें किसकी, HCl की, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें हम HNO3 की, ठीक है, HNO3 की, तो इसका जो मिश्रण होता है इसे हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। या फिर इसे ही क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सोना हुआ, इसमें अगर हम बात करें सोना या फिर प्लेटिनम अधिक विलेय होती है। अधिक विलेय का मतलब बहुत जल्दी विलेय हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, प्लेटिनम क्या होता है, अधिक विलेय होती है, आराम से इसमें घुल जाती है। इसमें किसमें, HCl और HNO3 के मिश्रण में, जिसे अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। घुलने के बाद जैसे ही इसमें ये दोनों धातुएं घुलती हैं, क्या होता है, सोना और प्लेटिनम घुल के क्या होता है, इस विलयन में मिल जाता है,
जिससे क्या होता है, वो धातुएं यानी चाहे चूड़ी हो कोई आभूषण, उस आभूषण में क्या होता है, वो आभूषण का भार कम हो जाता है, भार कम हो जाता है। ठीक है, इसका अगर अनुपात की बात करें तो ये 1:3 में इसका अनुपात होता है, 1:3 में इसका अनुपात होता है। तो हम बात करें अब क्वेश्चन पे, तो कह रहा है सांद्र HCl होता है, या फिर आपके पास कह रहा है कि HCl और HNO3 होता है, और या HNO3 होता है या एथनो HCl होता है। तो अभी मैंने बताया सोना और प्लेटिनियम धातु क्या होती हैं, मिल जाती हैं, विलीय हो जाती हैं। तो किस में विलीय हो जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लराज वो प्रयोग करता है, जो धोखेबाज है, जो आभूषणों को चमकाने का काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा, काफ़ी बेहतर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि सीटेट में आप लोगों ने देखा होगा कि पेडोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके क्षेत्र से, आपके बिहेवियर से चीज़ें जुड़ी होती हैं, उन्हीं से वो पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अगर हम चलें, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है जो कह रहा है कि हम अपने घरों में क्या प्रयोग करते हैं। तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो उसी पे हम बात करें तो कह रहा है कि घरों में प्रकाश का स्रोत के रूप में, घरों में प्रकाश के स्रोत के रूप में LED और CFL दोनों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। LED और CFL दोनों का हम प्रयोग करते हैं। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है क्या LED बेहतर यानी अधिक अच्छा, क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा दोनों एक समान अच्छे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी CFL बेहतर अधिक अच्छा है, क्योंकि LED में विषैले पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, LED की, तो LED का आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे क्या होता है। LED का फुल फॉर्म जानते होंगे आप लोग क्या होता है। इसको कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है LED बेहतर है, क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। नंबर 2 दोनों ही एक समान अच्छे होते हैं। सी दोनों में कोई भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। फिर कह रहा है ऑप्शन डी CFL बेहतर और अधिक अच्छा होता है, क्योंकि LED में विषैले पदार्थ होते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा आपका क्या है, क्वेश्चन का ऑप्शन सही है पूछ रहा है। तो अगर हम बात कर लें किसकी, LED की, और उसमें तो LED दोनों तो अच्छे नहीं होते, दोनों अच्छे होते तो ये कथन में नहीं होता कि विषैले होते हैं। तो अगर हम बात कर लें क्या, जो CFL होता है इसमें क्या होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, ये सही है। LED क्या होती है, बेहतर होती है, ये भी सही है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए के, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। हम अगर बात करें अब तीसरे क्वेश्चन की ओर, तो ये हमारा रहा क्या, तीसरा क्वेश्चन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। ठीक है, कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो ये आपका बात करें कृत्रिम रेशम की, तो ये एक्रिलिक कहलाता है, या फिर पॉलिएस्टर कहलाता है, या नायलॉन कहलाता है, या फिर रेयॉन कहलाता है।
तो अगर हम बात करें किसकी, रेयान की, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, सेलुलोज का बना हुआ, ये क्या है, सेलुलोज से बना हुआ क्या होता है, बना हुआ एक फाइबर होता है। ठीक है, एक फाइबर होता है, और यही क्या होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कृत्रिम रेशा कहते हैं, कृत्रिम रेशम इसे ही कहते हैं। तो ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका डन होता है। हम बात करते हैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य होता है। तो शैक्षिक मूल्य की अगर बात करें तो विज्ञान की कक्षा में अगर हम बात कर लें किसकी, गतिविधियों की, तो गतिविधियों में नंबर 1 कह रहा है क्या, वैज्ञानिक सिद्धांतों की। तो ये तो होना ही होना है क्योंकि विज्ञान की कक्षा है। फिर कह रहा है डिजाइन बनाना, फिर तीसरा कह रहा है मॉडल का निर्माण करना, ये भी होना चाहिए, ये भी राइट आंसर होगा। सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना, बिल्कुल, क्योंकि साइंस का काम ही है कि विज्ञान के बारे में, उसके मॉडल और सरल प्रयोग के बारे में जानना। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी के, डिजाइन बनाना, ये आपका चित्रकला वगैरह में आता है। ठीक है, चित्रकला वगैरह में आता है, आर्ट में आता है, ये यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों, ये फसलों लिखा हुआ है, फैसलों नहीं, ऊपर फसलों के लिए पोषक है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन पोटेशियम आयरन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। तो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी उर्वरक होते हैं उन उर्वरकों में N2 होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, और साथ साथ पोटेशियम होता है। क्या होता है, पोटेशियम भी होता है। तो हम अगर बात कर लें किसकी, तो सबसे अधिक जो फसल के लिए उपलब्ध पोषक तत्व पाए जाते हैं वो किस में होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, पूरा मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। पाचन तंत्र के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, और पाचन तंत्र में मैंने बताया था कि कौन कौन से जो हमारे क्या होते हैं, अंग होते हैं जिनमें पाचन नहीं होता है, ये मैंने बताया था। हमने कहा था अगर मुख गुहिका की बात करें तो सर्वप्रथम पाचन यहीं से शुरू होता है। ठीक है, बताया था मैंने, याद होगा आप लोगों को, अगर पिछली क्लासें देखा होगा आप लोगों ने, अगर प्रीवियस क्लासें आप लोगों ने देखा होगा तो बिल्कुल याद होगा, क्योंकि मैंने यही बताया था। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें पाचन की जो तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सर्वाधिक बात करें तो हमारे पास मुख गुहा, ग्रसिका, ठीक है, मुख गुहा और ग्रसिका। तो हमने कहा था क्या कि अगर ग्रसिका में बात करें, ठीक है, किस में, ग्रसिका में बात करें या फिर ग्रासनली में बात करें, ग्रसिका या फिर ग्रास नली जो हमने बताया था, इनमें क्या होता है, पाचन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है।
जिसमें एंजाइम पाया जाता है उसी में पाचन होता है, यानी एंजाइम होगा तब पाचन होगा। नो एंजाइम नो पाचन, याद रखिएगा। तो ग्रसिका में क्या होता है, पाचन नहीं होता है, ये गलत है, यानी मतलब ये सही है इसके अकॉर्डिंग। फिर कह रहा है मुख गुहिका, तो मुख गुहिका में सर्वप्रथम पाचन यहीं से शुरू होता है, सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम पाचन की अगर बात करें तो सर्वप्रथम पाचन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, बृहदांत में, बृहदांत यानी बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता क्योंकि एंजाइम नहीं पाया जाता। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि पूछ रहा है पाचन कार्य किसमें नहीं होता है, पूरे ग्रुप में, समुच्चय में। तो इसमें तो एक निकल आया। फिर कह रहा है छोटी आंत, बृहदांत, मलाशय, तो छोटी आंत में पाचन होता है, छोटी आंत में पाचन होता है, इसे ही क्या कहते हैं कि पूर्ण पाचन यहीं पर होता है। ठीक है, पूर्ण पाचन यहीं पर होता है, ये याद रखिएगा। बृहदांत में नहीं होता, मलाशय में नहीं होता, तो ये इसकी वजह से ये भी क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत। फिर कह रहा है ग्रसिका, ठीक है, मुख गुहिका में होता है, अभी बताया मैंने, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है ग्रसिका, बृहदांत और मलाशय, तो ये आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इनमें आपको ना एंजाइम पाया जाता है और ना ही इसमें क्या होता है, कोई पाचन होता है। ठीक है, कोई पाचन नहीं होता है, यानी एंजाइम न पाए जाने के कारण। तो एंजाइम जहाँ नहीं वहाँ पर कोई पाचन नहीं, नो एंजाइम नो पाचन, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाता है। 7 नंबर पे अगर हम बात करें तो 7 नंबर सेम ऐसा एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसको मैंने आपको बता रखा है, सेम ऐसा नहीं बताया लेकिन लगभग मैंने बताया। अगर उसको देखा होगा आप लोगों ने तो ये क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने कहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। अध्ययन क्या करना कह रहा है, समूह है हमारे पास ए, बी और सी और डी। इनमें कह रहा है पुंकेसर के भाग दिए गए हैं, प्राग कोष तंतु, प्राग कोष पंखुड़ी, वर्तिकाग्र तंतु, वर्तिका अंडाशय। फिर कह रहा है स्त्री केसर के भाग होते हैं, यानी ये मादा जननांग के भाग होते हैं कह रहा है। इसमें कह रहा है अंडाशय, फिर वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर दिया गया है प्रागकोश, बाह्यदल, वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिकाग्र, बाह्यदल, प्रागकोश तंतु और अंडाशय। ये सबके भाग दिए गए हैं पुंकेसर के और स्त्री केसर के, यानी कह सकते हैं मादा जननांग की बात कर रहा है, मादा जननांग की बात कर रहा है, और ये पुंकेसर यानी पुरुष नर की बात कर रहा है। ठीक है, ये नर की बात कर रहा है। तो कह रहा है जिस समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही सही लिखे हैं, दर्शाए गए हैं, वह चुनना है। तो देखिए कौन है, मैंने बताया था एक पुष्प लगा रखा मैंने, ये देखिए, इसको मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में, बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझाया भी था। जो लोग नहीं देखे होंगे इसमें देख लेंगे। मैंने कहा था कि ये जो हमारा पार्ट होता है, अब ये देखिए हमारा क्या है, ये दोनों पार्ट क्या है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये क्या है, स्त्री केसर है, यानी नर पार्ट है, ये वो मादा पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, मादा पार्ट है। देखिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारा अंडाशय है, और ये देखिए ये यहाँ पर वर्तिका है, और इसी पे देखिए ये वर्तिकाग्र है, यानी बीच का जो ये होता है ये स्त्री केसर होता है। ठीक है, ये स्त्री केसर होता है। फिर अगर बात करें, देखिए ये बाह्यदल, ये दल, पंखुड़ी जिन्हें कहते हैं, ये जो सेतु यानी तंतु और परागकोश जो होते हैं वो पुंकेसर के अंतर्गत आते हैं, ये जो है। ठीक है, तो अगर हम बात करें परागकोश और स्त्री केसर जो होते हैं, परागकोश और स्त्री केसर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ठीक। अगर हम बात करें किसकी, परागकोश की, तो परागकोश और तंतु क्या होते हैं, प्रकाश
यानी कि पराग कोष और तंतु ये तो होते हैं नर के, ठीक है, ये क्या होते हैं नर के। तो अब तो ये ऑप्शन तो डी ऑप्शन तो गलत हो जाता है आपका, ठीक है, ये डी ऑप्शन गलत हो जाता है आपका। तो ये तो गया काम से। फिर वर्तिकाग्र देखिए क्या पुंकेसर में होता है, तो पुंकेसर में तो नहीं होता, अभी मैंने बताया। फिर परागकोश और पंखुड़ी, परागकोश और पंखुड़ी, परागकोश तो पुंकेसर में आता लेकिन पंखुड़ी इसका कोई मतलब नहीं। परागकोश ये स्त्रीलिंग में आता नहीं, स्त्री केसर में भी गलत। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या परागकोश और तंतु पुंकेसर होते हैं, अंडाशय वर्तिकाग्र और वर्तिका स्त्री केसर होते हैं। ये आपको पता है पहले से ही, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने बताया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि हम क्या कर रहे हैं, हम मिट्टी ले रहे हैं, ठीक है, यदि हम क्या कर रहे हैं, किस मिट्टी ले रहे हैं। कह रहे हैं यदि हम किसी 3/4 जल भरे बीकर में एक मुट्ठी भर के बगीचे की मृदा मिलाएं, फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिला दें और ताकि मृदा क्या हो जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे रखें, ऐसे रखें रहने दें। उसके पश्चात परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों पर बीकर की तली से शीर्ष की ओर क्रम में पूछ रहा है। अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास क्या है, एक बीकर है और इसमें क्या है, कह रहा है कि 3/4 मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मिट्टी डाल दे रहे हैं और फिर इससे क्या करते हैं, हिलाते हैं, तो ये पानी में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। घुलने के बाद अगर कुछ देरी के लिए इसको रख देते हैं तो क्या होता है, जो जितना भारी होगा वो सबसे नीचे होगा, उसी तरह वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये कह रहा है क्या कि किस परत, कौन सी परत किस शीर्ष पे रहेगी, स्थान पे रहेगी, क्रम पे रहेगी, वही पूछ रहा है। तो बजरी, मृत्तिका, बालू, ह्यूमस और जल। फिर कह रहा है बालू, बजरी, मृत्तिका यानी मिट्टी, ठीक है, जल और ह्यूमस। फिर कह रहा है सी मृत्तिका, बालू, बजरी और ह्यूमस और जल। फिर कह रहा है बजरी, बालू, मृत्तिका, जल और ह्यूमस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो देख ही रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो बजरी होगी, ठीक है, वो सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, सबसे नीचे वाली परत होगी, ठीक है, क्या होगी, सबसे नीचे वाली होगी, शीर्ष की ओर क्रम में होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले क्या होगी, नीचे बजरी होगी और बजरी के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, उसके ऊपर तो बालू आएगा, ठीक है, उसके ऊपर तो बालू आ जाएगा और बालू के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, तो उसके ऊपर मिट्टी हो जाएगी और मिट्टी के बाद हमसे क्रम पूछ रहा है और मिट्टी के बाद क्या हो जाता है हमारे पास, अगर बात करें तो मिट्टी के बाद हमारे पास क्या आएगा, जल आएगा और फिर ह्यूमस आएगा। तो ये अगर ये सेटअप हमारे पास जिसमें है वो सही होगा। तो हम अगर बात कर लें किसकी, बजरी, देखिए बालू है, यहाँ तो गलत हो जाएगा, मृत्तिका है, यह भी गलत हो जाएगी, तो बजरी इसी में है, बालू है, ठीक है, 2 नंबर पे मृत्तिका, 3 जल है। तो डी नंबर आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है। स्वपोषी का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, बिल्कुल जानते होंगे क्योंकि अब से कई बार मैंने बता रखा है। स्वपोषी वो होते हैं जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक, स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं,
उन्हें परपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो हमसे कह रहा है कि स्वपोषी किन्हें कहते हैं, तो देखिए कह रहा है तुलसी और शैवाल, अमरबेल। तो अमरबेल तो स्वपोषी नहीं होता, परपोषी होता है, पहले ही कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अमर क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, अमरबेल तो हो ही नहीं सकता क्यों, ये परपोषी होता है। अमरबेल यहाँ पर भी है, ये भी कट जाएगा, ये भी परपोषी है। फिर कह रहा है शैवाल। ठीक है, शैवाल, पालक, टमाटर और केला। तो पालक, टमाटर और केला ये तो हमारे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ये स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें कह रहा है पालक, छत्रक और टमाटर और ईस्ट, ये यहाँ पर नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है, शैवाल हुआ। क्योंकि शैवाल में आपको मैंने बताया है कि क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, बाकी इन सबको आप लोग जानते हैं कि ये क्या होते हैं, भोजन का निर्माण खुद करते हैं, तो ये स्वपोषी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है 9 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। विद्युत का चालक कौन सा नहीं है, तो विद्युत के चालक की ओर अगर बात करें हम, तो विद्युत चालक जो होता है वो हमारा आश्वित जल होता है, सिरका है, नींबू का रस है या फिर लवण है। निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात कर लें आश्वित जल की, ठीक है, तो विद्युत के चालक की अगर बात करें तो हमारे पास जो सिरका होता है, सिरका जो होता है विद्युत का चालक होता है। नींबू का रस भी विद्युत का चालक होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। अगर लवण जल कहें तो ये भी क्या होता है, चालक होता है। वहीं पे अगर हम बात कर लें आश्वित जल की, ये आश्वित जो जल होता है ये विद्युत का अचालक होता है, ये क्या होता है, अचालक होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये आज के आपके 10 क्वेश्चन रहे। कैसे रहे क्वेश्चन ये ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास नेक्स्ट डे मिलेगी, 10 क्वेश्चन ही मिलेगा, 10 से 15 भी हो जाएगा। क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी, अभी थोड़ा 1-2 दिन बाद क्वेश्चन और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास आपकी यहीं तक, कल की क्लास आपके अपने समय पे मिलेगी। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए। जो लोग पिछली क्लासें नहीं देखे हैं वो देखेंगे, सारे क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से चीज़ें और कंटेंट आपको मिल रहा है। और अगर कंटिन्यू आप करते रहें तो आपके 30 में 30 तो उम्मीद है कि यहीं से बन जाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन हूबहू तो नहीं छपवा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी आज की क्लास, अगली क्लास अगले दिन होगी। ठीक है।